हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम मशीन लर्निंग टेक्निक्स की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और ये जो मशीन लर्निंग और टेक्निक्स जो सब्जेक्ट है ये खाली सेकेंड ईयर या फिर आप कह सकते हो 5th सेमेस्टर वालों के लिए है। अगर आप 7th सेमेस्टर के हैं तो कृपया कर इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नोट्स होने वाले हैं ये सेकेंड ईयर या फिर 5th सेमेस्टर के लिए होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन एंड इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। और इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला कंटेंट है वो है लर्निंग और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि वेल डिफाइंड लर्निंग क्या होती है। फिर उसके बाद इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि एआई के अंदर क्या क्या इवोल्यूशंस आए हैं या फिर एमएल के अंदर क्या क्या इवोल्यूशंस आए हैं। फिर उसके बाद एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, बायेशियन बिलीफ नेटवर्क और लास्ट में हमारी आती है जेनेटिक एल्गोरिथम। तो ये इस यूनिट के जो है हमारे कंटेंट्स होने वाले जो हम पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लर्निंग से। तो लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड। देखिए इसके अंदर दो चीज़ें होने वाली है, एक तो हम लर्निंग को समझेंगे और दूसरा मशीन लर्निंग को समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग क्या होती है? ये एक सब फील्ड होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि डिफाइन करती है किसी मशीन की कैपेबिलिटीज़ को कि वो किस तरीके से ह्यूमन की तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो अगर कोई मशीन है वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है, जो उसकी मशीन लर्निंग है, वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है कि वो ह्यूमन जो है उनको भी समझ पा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या होता है? अब लर्निंग को समझते हैं। ठीक है, अभी हमने मशीन लर्निंग देख ली, अब हम लर्निंग को देखते हैं। तो लर्निंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जो चेंज करती है और हमारे एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा चेंज जो हमारे एक्सपीरियंस को इंक्रीज करे, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, जो हमारी फ्यूचर लर्निंग के अंदर हेल्प कर सके, तो उसे बोलते हैं हम लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा लर्निंग एजेंट्स। लर्निंग एज दिखाता हूं आपको। ओके, तो अब क्या होता है, लर्निंग एजेंट जो होते हैं ना, अब एक्चुअली क्या होता है, अब हमें मशीन लर्निंग करनी है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमने मशीन को बता दिया कि हाँ भाई तुझे ये सीखना है और उसने सीख लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ एजेंट्स का यूज किया जाता है एंड उसके अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका एक्ट्यूएटर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके सेंसर्स। ओके, तो और एक होता है आपका एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक एजेंट के। एनवायरनमेंट क्या करता है? एनवायरनमेंट जो होती है ना आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, वो अपने जो भी उसे काम करवाना होता है वो सेंसर्स के अंदर जाता है। सेंसर्स के अंदर जाने के बाद वो प्रोसेस होता है एंड प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट है वो एक्ट्यूएटर्स के थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है। तो मतलब कि एनवायरनमेंट इसको भेजता है एंड एक्ट्यूएटर इसको रिप्लाई करता है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है। तो अब जो लर्निंग एजेंट होते हैं उसके दो वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है लर्निंग एलिमेंट और दूसरा होता है परफॉर्मेंस एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट का काम क्या होता है कि वो मॉडिफाई करता है परफॉर्मेंस एलिमेंट को, जिससे वो बेटर से बेटर डिसीजन ले सके। और जो हमारा परफॉर्मेंस एलिमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए कि जो मेरा परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छे से आए। ठीक है, लर्निंग एलिमेंट का क्या काम होता है? परफॉर्मेंस एलिमेंट को मॉडिफाई करना बेटर डिसीजन लेने के लिए। मतलब एक तरीके से ये एक सलाहकार हो गया। परफॉर्मेंस जैसे आप हो, आपको कोई बंदा सलाह दे रहा है तो वो हो गया लर्निंग एलिमेंट, और डिसीजन तो आपको ही लेना है तो वो हो गया परफॉर्मेंस एलिमेंट हो गया वो। ठीक है, डिसाइड करता है जो एक्शन, उसे हम परफॉर्मेंस एलिमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा लर्निंग एलिमेंट डिजाइन कैन बी अफेक्टेड बाय 3 इश्यूज। अब लर्निंग एलिमेंट के अंदर 3 इश्यूज आ सकते हैं। अगर ये 3 इश्यूज आ गए तो आपका जो लर्निंग एलिमेंट है उसके अंदर फर्क आ सकता है। सबसे पहले है कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस एलिमेंट की, जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या आप चुन रहे हो, क्या क्या ले रहे हो। दूसरा है फीडबैक कैसा मिल रहा है। फीडबैक के बारे में ना हम आगे चल के रेनफोर्समेंट जो हमारी लर्निंग है उसके अंदर और ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे फीडबैक से मतलब क्या है। फिर है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स की, आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। यहाँ पे बात क्या हो रही है? आपके आउटपुट की हो रही है।
ठीक है, कि जो आपका आउटपुट है आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आपका परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर लर्निंग। परफॉर्मेंस मेजर किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपका जनरलिटी। जनरलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बराबर जो परफॉर्मेंस है उनको आप एक जनरल स्कोप में आप देखोगे कि क्या है क्या नहीं है। दूसरा एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी कितनी है, कितना कम टाइम ले रहा है, कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को आप देखोगे। रॉबस्टनेस, फिर है एफिकेसी। एफिकेसी के अंदर क्या होता है, रिजल्ट वांटेड, जो आपको रिजल्ट चाहिए है वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और ईज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जो आप इंप्लीमेंटेशन चाहते हो वो हो पा रहा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा ML इनेबल्स एनालिसिस ऑफ मैसिव क्वांटिटीज ऑफ डेटा। अब जो मशीन लर्निंग है उसकी एक खूबी ये होती है, मशीन लर्निंग को हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। मेन रीजन हमें ये समझ में आना चाहिए कि मशीन लर्निंग को हम क्यों ले रहे हैं। मशीन लर्निंग को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एक तो हमारी जो मशीन है उसको और ज़्यादा समझदार बनाता है, ठीक है। जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, जैसे जैसे उसकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है, एक्सपीरियंस के साथ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो क्या होता है कि उसको ना ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, ह्यूमन की तरह रिप्लाई करता है, तो वो इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है, आपको एक डिसीजन तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। उसके अलावा क्या है कि मैसिव क्वांटिटी ऑफ डेटा जो है उसको ये प्रोसेस कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। अब मान के चलो आपने बिग डेटा पढ़ा था, तो बिग डेटा के अंदर क्या था कि बिग डेटा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ने वाले हो, तो बिग डेटा के अंदर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाई इंफॉर्मेशन, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डेटा और एक होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा जो होता है वो हमारा रॉ होता है, इसके अंदर हमारा काम का इंफॉर्मेशन और बिन काम का इंफॉर्मेशन दोनों मतलब काम की चीज़ें और जो काम की नहीं है वो दोनों चीज़ें डेटा के अंदर होती हैं। लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो तो इसमें से हम क्या निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे काम की होती है। अब मान के चलिए कि इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब डेटा है, डेटा के अंदर आपका नाम हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका ईमेल हो गया। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो अब मेरे लिए आपका नाम तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फ़ोन नंबर है। अब मान के चलो कि मैं SMS पैक नहीं ले सकता तो मैं ईमेल करूंगा, है ना, तो मुझे इस टाइम पे इंफॉर्मेशन क्या हो गई, आपकी ईमेल हो गई। अगर मैं फ़ोन नंबर पे ज़्यादा प्रेफर करता हूं, तो अगर मैं किसी जैसे कोर्सेज बांटने वाली कंपनीज होती हैं, वो कोर्स बांटती हैं, कॉल कर करके मार्केटिंग करती हैं, तो उसके लिए फ़ोन आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो इसी तरीके से जो ML है वो मैसिव क्वांटिटी ऑफ डेटा को क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। ML जो करता है वो जनरली डिलीवर करता है फास्टर एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स को, मतलब कि बहुत फास्टली और बहुत एक्यूरेट जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको ये प्रोसेस कर सकता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टोटल 3 टाइप्स की हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं। मशीन लर्निंग हमारी 3 टाइप से हो सकती है। सबसे पहला है सुपरवाइज, दूसरा है अनसुपरवाइज और तीसरा है रेनफोर्समेंट, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रेंड ऑन लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा के ऊपर जो होता है वो ट्रेंड होता है। लेबल्ड डेटा का मतलब क्या होता है, लेबल्ड डेटा का मतलब हो गया कि अगर आपको नंबर मिल रहे हैं तो नंबर लिखे होंगे कि भैया हम नंबर दे रहे हैं, या फिर आपको स्ट्रिंग दे दी तो स्ट्रिंग लिखी हुई होगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी आपका डेटा है उसके अंदर टाइप्स लिखे होंगे, या फिर इनपुट और आउटपुट जो है वो पहले से ही पता होगा कि हमें भैया 2 + 2 चाहिए और इजिकल्स टू ये हमारा आउटपुट है जी, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि जब इसको इनपुट और आउटपुट दोनों पता है तो भैया हम ये सुपरवाइज लर्निंग को यूज़ क्यों कर रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग को हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं जिससे हम ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इसका मैप फंक्शन देख सकें कि ये जो हम इस इनपुट से इस रिजल्ट तक कैसे पहुंच रहे हैं, रास्ता देख सके, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, सुपरवाइज लर्निंग यूज़ किया जाता है। ट्रेनिंग डेटा सुपरवाइजेज मशीन टू प्रिडिक्ट आउटपुट करेक्टली। अब जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो सुपरवाइज करता है मशीन को कि वो आउटपुट को करेक्टली वो कर सके, प्रिडिक्ट कर सके। इनपुट और आउटपुट जो होता है वो उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है मशीन को, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है द एम इज टू फाइंड मैपिंग फंक्शन टू मैप द इनपुट वेरिएबल विद आउटपुट वेरिएबल वाई। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एम क्या होता है, हमारा एम ये होता है कि हम ये देख सके कि जो हमारा रास्ता है, मैपिंग फंक्शन है, वो किस तरीके से है, मैप कैसे कर पा रहे हैं हम इनपुट वेरिएबल x को आउटपुट वेरिएबल y के साथ, ठीक है। इन रियल वर्ल्ड इट इज यूज्ड फॉर रिस्क असेसमेंट। अब रियल वर्ल्ड के अंदर हम इसे कहाँ यूज करते हैं, अब रिस्क असेसमेंट में करते हैं। जैसे कि आप ट्रेडिंग सुनते होंगे, तो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कैंडल्स होती हैं, राइट। जरूर ऐसे आपने कुछ ग्राफ्स देखे होंगे,
ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपने देखे होंगे ज़रूर, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए ट्रेडिंग के ग्राफ्स को, तो आपको बहुत सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, पहले से ना प्री डिफाइंड होता है कि अगर बाई चांस कैंडल्स ऐसे जा रही हैं तो भैया अब की बार शेयर्स बेचने हैं या फिर क्रिप्टो बेचना है। अगर बाई चांस और ऊपर जाते जा रहे अभी होल्ड करना है, अभी अभी खरीदना है। ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो रिस्क असेसमेंट में आती है, उसके अंदर काम आता है। इमेज एनालिसिस के अंदर काम आता है, फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर काम आता है, स्पैम फिल्टरिंग के काम आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आप इसके एग्जाम्पल समझ सकते हो। फ्रॉड डिटेक्शन मतलब कि अगर बाई चांस अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है, ठीक है, तो फिर फ्रॉड डिटेक्शन हो गया। इमेज एनालिसिस कैसे, अब मान के चलो कि पहले आपका फोन है, फोन के अंदर आप पहले इमेज अपने फेस को रजिस्टर करते हो, फिर उसके बाद ही आप यूज करते हो, ठीक है, आउटपुट पता है। एंड जैसे आप फेस को स्कैन कर रहे हो तो इनपुट इमेज गई, इनपुट को आउटपुट से मैच किया, अगर मैच हो रहा है तो अनलॉक कर दो, वरना मत करो। स्पैम फिल्टरिंग में क्या होता है कि अब जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि एक बंदा ईमेल कितने लोगों को भेज रहा है, ठीक है। मान के चलिए एक प्रोवाइडर है एंड वो ईमेल को 100 जनों को भेज रहा है, तो वो पहली सर्विस प्रोवाइडर को पता चल गया अबे यार ये तो 100 लोगों के पास गया, तो मतलब तो स्पैम हो सकता है, तो इसलिए वो पहले से स्पैम में डाल देता है, ठीक है। अगर हम सुपरवाइज लर्निंग का अगर हम टाइप्स देखें तो पार्ट्स देखें या फिर, तो इसके अंदर दो होते हैं। सबसे पहला होता है रिग्रेशन और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, उसे हम आगे पढ़ेंगे। आगे आता है हमारा जनरल मॉडल। जनरल मॉडल क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग का, सबसे पहले लेबल डेटा सेट हो गया, सुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिथम्स लगी, यहाँ पे जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो मॉडल के अंदर गई, मॉडल के अंदर एल्गोरिथम ने अपना कमांड भेजा एंड वहां से प्रिडिक्शन या क्लासिफिकेशन जो भी आना है वो आ गया, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो भैया जैसे सुपरवाइज है उसका जस्ट उल्टा कर दो आप। जैसे कि इसके अंदर बीच में ना डिफरेंसेस भी आते हैं, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट तीनों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो इसे जरूर कर लीजिएगा। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा जो होता है वो लेबल्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इनपुट प्रोवाइड किया जाता है लेकिन आउटपुट प्रोवाइड नहीं किया जाता। अब इसका गोल देख लेते हैं। द गोल इज टू फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट। इसके अंदर हमें ना सिंपल सी बात बता रहा हूं 2 लाइन में, कि हमें इसके अंदर पैटर्न फाइंड करना होता है कि जो हमारा डेटा है उसके बीच में पैटर्न क्या है, हम आउटपुट तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब जैसे इंसान होते हैं, इंसानों के बहुत ज्यादा क्लोज है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मान के चलो कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया एंड आपको सॉल्यूशन नहीं पता, तो आप उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करोगे। आप रियल वर्ल्ड एंटिटी के अंदर देखते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, अगर आपकी लड़ाई हो गई है, तो लड़ाई होने के बाद आपके पास इनपुट तो आ गया, इनपुट आ गया भैया लड़ाई हो गई है, ठीक है, लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है, ठीक है। अब आउटपुट क्या है, या तो पीट दो या पिट जाओ, पीट दो या पिट जाओ, है ना, ये 2 सॉल्यूशन है। अब आप यहां से ये गोल नहीं हो सकता है समाधान हो जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज बहुत सारी हैं, एक गोल नहीं है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है। तो अब क्या है कि यहां से इनपुट से लेकर के आप आउटपुट तक जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका आप एक सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करोगे खुद से, क्योंकि आपको आउटपुट नहीं पता। तो ये जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है ये ह्यूमन से ना बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, ह्यूमन थिंकिंग के बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। और इसका क्या होता है कि ये सिमिलैरिटीज को फाइंड करती है, पैटर्न को फाइंड करती है डेटा सेट्स के बीच में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है ये पैटर्न फाइंड करने के अंदर काम आती है, ये भी देख लिया। एल्गोरिथम्स कौन कौन सी यूज की जाती हैं इसके अंदर, की मीन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, डिसीजन ट्री हो गया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब आगे आते हैं हमारे टाइप्स। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्लस्टरिंग और दूसरा होता है एसोसिएशन, ठीक है। अब इसका जनरल मॉडल देखें तो जनरल मॉडल देखते हैं, तो जनरल मॉडल क्या है इसका, सबसे पहला आपका आ गया यहाँ पे इनपुट डेटा, इंटरप्रिटेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपकी एल्गोरिथम लगेगी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जनरल मॉडल है, आप बिल्कुल बना के आ सकते हो, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपको। फिर उसके बाद हमारी तीसरी टाइप ऑफ लर्निंग आती है जिसे हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने आगे देखा था, हम फीडबैक की बात करी थी हमने, तो फीडबैक के अंदर क्या होता है, फीडबैक बेस्ड लर्निंग टेक्निक होती है। अब मान के चलो कि आप पहली बार चाय बना रहे हो एंड आपने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद सबने तारीफ करी, तो आपको एक अच्छा फीलिंग आई कि हाँ यार मेरे को चाय बनानी आ गई है। अगर लोग बुराई करते तो या तो 2 चीजें हो सकती थी, या तो आप उस चाय को बनाना छोड़ देते या फिर आप कोशिश करते कि और ज्यादा बेटर करूं मैं, ठीक है, और अच्छी चाय बनाऊं मैं, ठीक है। सेम रेनफोर्समेंट के साथ होता है। रेनफोर्समेंट के अंदर फीडबैक मिलता है यूजर के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर अगर फॉर ईच पॉजिटिव फीडबैक एजेंट हैज टू डू गुड एक्शन, मतलब कि अगर आप गुड एक्शन करोगे तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है जी। अगर आप गुड एक्शन करोगे तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, अगर आप बैड एक्शन करोगे तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। अब उन फीडबैक के हिसाब से आप क्या करोगे, इंप्रूव करोगे अपने आप को, एंड मशीन जो है वो भी यही करती है, वो अपने आप को इंप्रूव करती है, ठीक है।
एजेंट लर्न ऑटोमेटिकली यूजिंग फीडबैक विदाउट एनी अनलेबल डेटा। अब इसके अंदर ना आप ये सोच रहे हो कि अनलेबल्ड डेटा लिखा है तो मतलब लेबल्ड डेटा हो सकता है, नहीं, इसके अंदर आप लेबल्ड डेटा भी नहीं ले सकते हो, ठीक है जी, लेबल डेटा नहीं ले सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, जो मशीन होती है उसके अंदर मतलब एक सिचुएशन आई, फीडबैक मिला, फीडबैक के हिसाब से इसने अपने आप को इंप्रोवाइज किया, ठीक है, ये होता है हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग। बाउंड टू लर्न बाय एक्सपीरियंस ओनली, ये बाउंड होता है, ये खाली एक्सपीरियंस से ही सीख सकता है, इसीलिए इसकी एक चीज और होती है, ये टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है जी। अब मान के चलो कि आपको अपने कंप्यूटर के अंदर एक डेटा डालना है, आपने पेन ड्राइव डाला सीधा, या तो आपने कॉपी पेस्ट कर लिया या फिर डाउनलोड कर लिया गूगल से, ठीक है, लेकिन अगर आपको मशीन के अंदर एक एप्लीकेशन बनाना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप काम करोगे, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस जो है ना उसका बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे, कि जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस मिलता जाएगा वैसे वैसे ये अपने आप को इंप्रूव करता जाएगा। इसके अंदर कोई भी आप पेन ड्राइव लगा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते प्रोग्राम को या फिर एक्सपीरियंस को, या फिर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो कहीं और से, ठीक है। गोल इज लॉन्ग टर्म, ये गोल इज लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, बहुत ज्यादा समय लेने वाला है। फिर उसके बाद है इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर एन इंटेलिजेंट एजेंट इंटरैक्ट्स विद एनवायरनमेंट एंड लर्न हाउ टू एक्ट विद इन दैट। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है ये एक टाइप ऑफ लर्निंग होती है जहां पे इंटेलिजेंट एजेंट जो होता है उसका काम लिया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट का काम लिया जाता है यहाँ पे, वो इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ और लर्न करता है कि मुझे किस टाइप से एक्ट करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि ये रोबोट की बात हो रही तो बिल्कुल हाँ, रोबोट की ही बात हो रही है। जो रोबोट्स होते हैं वो भी जैसे जैसे टाइम आप उनको सिखाते चले जाते हो वैसे वैसे वो सीखते चले जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप यहाँ पे गूगल असिस्टेंट भी ले सकते हो या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स भी ले सकते हो, एलेक्सा ले सकते हो, उसके अलावा सीरी ले सकते हो, ठीक है, और भी जितने दुनिया जहाँ के वर्चुअल असिस्टेंट्स आप सबको ले सकते हो। सबके सब टाइम के साथ जैसे जैसे उसके अंदर एक चीज होती है, आपसे बोला जाता है कि वी आर रिकॉर्डिंग योर दैट इंटरैक्शंस विद द गूगल असिस्टेंट सो दैट वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होता है वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग जो भी आप काम कर रहे होते हो उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं एंड इंप्रोवाइज करते हैं उन चीजों को। एग्जाम्पल क्या है, प्लेइंग गेम, जब आप गेम खेल रहे होते हो चेस वगैरह का, जो कंप्यूटर के साथ अगर आपने गेम जरूर खेला होगा, तो अगर आपने गेम खेला होगा तो उस टाइम आपने देखा होगा कि अगर आप एक अच्छी चाल चलते हो तो कंप्यूटर उससे बेटर एक दैट चाल चल देता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका ही पार्ट हो गया, रोबोटिक्स हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मॉडल देख लेते हैं, तो मॉडल बहुत ईजी है, एक एनवायरमेंट है, आपका एक एजेंट है, यहाँ पे रिवॉर्ड स्टेट आ गई मतलब फीडबैक, और यहाँ पे क्या होगा एक्शन, ठीक है। एजेंट जो है एक एक्शन करेगा, वो एनवायरमेंट में जाएगा, एनवायरमेंट में जजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसके बाद यहाँ से एक रिवॉर्ड स्टेट जाएगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। अगर बाई चांस गुड एक्शन हुआ तो पॉजिटिव, अगर बैड एक्शन हुआ तो नेगेटिव, ठीक है जी। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। और नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। अब वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स ना बहुत ईजी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। TPE, क्या TPE, T क्या है टास्क, P क्या है परफॉर्मेंस मेजर, और E है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक क्या है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस E। हम कंप्यूटर प्रोग्राम को ये बोलेंगे कि वो सीख रहा है फ्रॉम एक्सपीरियंस E विद रेस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क, मतलब कि अगर आप इसे टास्क दोगे, ठीक है, और ये उससे एक्सपीरियंस ले रहा है, तो आप किस में मेजर करोगे, परफॉर्मेंस में मेजर करोगे, ठीक है। अगर बाई चांस आपने एक टास्क दिया एंड वो टास्क जो है वो 10 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है, एंड उससे इसने एक्सपीरियंस ले लिया। अब अगर आप सेम टास्क दे रहे हो या फिर उससे सिमिलर टास्क दे रहे हो, तो अगर 8 सेकंड में हो रहा है, तो फिर जब भी आप कह सकते हो कि हाँ जो हमारी मशीन है वो लर्न कर रही है, वरना आप कह दोगे कि हमारी मशीन लर्न नहीं कर रही है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है जी, आगे देख लेते हैं, तो आगे है हमारा एंड परफॉर्मेंस मेजर P इफ इट्स परफॉर्मेंस इन टास्क T एज मेजर्ड बाय P इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंस E, ठीक है। यही यहाँ पे यही मतलब है कि अगर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो टास्क T की जो कि मेजर हो रही है, जो मेजर कर रहा है P, वो इंप्रूव होती है एक्सपीरियंस E के साथ, जब भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी मशीन है वो इंप्रूव कर रही है। फीचर्स की बात करें, वही TPE, द क्लास ऑफ टास्क, जो आपको टास्क मिल रहा है। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस टू बी इंप्रूव्ड, मतलब मेजर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका मेजर क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस बेटर हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीजें। सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ट्रेनिंग आपने कहां से ली है, ट्रेनिंग डेटा, हाँ। सो रेनफोर्समेंट इसके अंदर ना ट्रेनिंग डेटा चाहिए होता है, ठीक है, क्या चाहिए होता है, ट्रेनिंग डेटा चाहिए होता है, ट्रेनिंग
डेटा चाहिए होता है, ठीक है जी। ये टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है क्योंकि इसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस के लिए इसे ट्रेनिंग डेटा चाहिए, और ट्रेनिंग डेटा कैसे मिलेगा, रियल लाइफ एंटिटी से मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी रोबोट, तो रोबोट के अंदर वो जो चिट्टी है वो भी टाइम के साथ चीज़ों को इम्प्रूव करता हुआ चलता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। फिर उसके बाद आधा पे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है TPE का एक एग्जाम्पल है प्लेइंग चेस। टास्क है आपका चेस खेलना है आपको। P क्या है, परसेंटेज ऑफ गेम वॉन, कि आप कितने परसेंटेज ऑफ गेम्स को जीते हो। E क्या है, प्लेइंग प्रैक्टिस गेम्स विद इटसेल्फ, जो कंप्यूटर है उसने अपने साथ कितने प्रैक्टिस गेम्स खेले हैं, ठीक है। एक गेम है पोकेमॉन, उसने अपने अप्रॉक्स लाखों में प्रैक्टिस गेम्स खेले हैं और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी उसने पार्ट लिया है। एंड यू कैन स्टडी अबाउट दैट मोर ऑन गूगल। ओके, चलिए इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इवोल्यूशन हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आता भी है तो आपको अपनी साइड से थोड़ा सा बना करके लिखना होगा, क्योंकि इतनी सारी डेट्स को और इतने सारे नाम को याद करना अपने आप के अंदर अपने आप में एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। बाकी अगर आपको इसका इम्प्रोवाइज चाहिए तो मैं अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर इंक्लूड कर दूंगा, इसका पूरे इवोल्यूशन हिस्ट्री आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो 1950 के अंदर क्या हुआ था, टर्निंग टेस्ट आया था। वैसे ये बहुत पुराना है, 1642 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोर्स के हिसाब से मैं 1950 से लेके चल रहा हूँ। तो 1950 के अंदर ट्यूरिंग टेस्ट था। 1952 के अंदर क्या हुआ था, पहला लर्निंग प्रोग्राम बना था। फिर उसके बाद 1957 के अंदर परसेप्ट्रॉन आया था। फिर उसके बाद 1967 के अंदर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का आया था। फिर उसके बाद 1979 में स्टैनफोर्ड कार्ट आई थी। फिर उसके बाद 1981 के अंदर एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग आई थी, कि जो लर्निंग है वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद 1990s की बात करें तो ML एप्लीकेशंस आ गए थे। और 2000s के अंदर मतलब कि अब प्रेजेंट टाइम तक एडेप्टिव प्रोग्रामिंग भी चल रही है, साथ ही साथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी चल रही है एंड एक्सेट्रा। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस क्या है कि सबसे पहला है इमेज रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफाई करता है या डिटेक्ट करता है, इमेजेस को डिटेक्ट कर सकता है, पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मेडिकल डायग्नोसिस कैसे, जैसे अब आपकी जो मशीन्स हैं ब्लड प्रेशर नापने वाली या फिर थर्मामीटर्स हो गए, वो पहले आपके मरकरी वाले आते थे। अगर मैं थर्मामीटर्स की बात करूँ तो वो मरकरी वाले आते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, स्मार्ट आ रहे हैं, ठीक है, डिजिटल आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग का एक पार्ट इंक्लूडेड है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, बिग डेटा का हमने एग्जांपल लिया था, वो भी यहाँ पे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो आइडेंटिफाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, नो ह्यूमन इंटरविजन, मतलब कि ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। ये पैटर्न वाला हमने पीछे भी देख लिया था कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है ये सब। हैंडल वेराइटी ऑफ डेटा को ये हैंडल कर सकता है। वेराइटी ऑफ डेटा मतलब कि जैसे आप मान के चलो, आपने नंबर दे दिया तो हैंडल कर लेगा, कैरेक्टर दे दिया तो हैंडल कर लेगा, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग दे दी तो हैंडल कर लेगा, एरे दे दिया तो हैंडल कर लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हैं इसके अंदर। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मशीन लर्निंग है भैया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो करेगा ही, फीडबैक से, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, ये सारी चीज़ें हैं इसके पास, तो इसको तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना ही है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो 4 डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, इसे लार्ज डेटा चाहिए। क्या चाहिए, लार्ज डेटा चाहिए इसको फॉर ट्रेनिंग, ठीक है जी, ट्रेनिंग के लिए इसको लार्ज डेटा चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है टाइम एंड रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज चाहिए इसको। रिसोर्सेज मतलब कि CPU कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर आप कह सकते हो, ठीक है जी, ये स्पेशल हार्डवेयर चाहिए इसको, और टाइम तो लगेगा ही। हाई एरर पॉसिबिलिटी, जो इसका आउटपुट आए उसकी वो ज़रूरी नहीं है कि 100% करेक्ट ही हो। जैसे इंसान सही नहीं होता हर जगह, वैसे ही जो मशीन है वो भी ह्यूमन से सिमिलर है, तो ये भी हर जगह सही नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है एरर की। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स का मतलब समझना, जो उसने रिजल्ट हमें जनरेट करके दिया है वो हम समझ पाते हैं या नहीं, या फिर हम जो समझने के लिए हम वो करते हैं ना, एक्यूरेसी नापना, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन कह सकते हो कि अपनी सिंपल भाषा में जो मशीन ने हमें जनरेट करके दिया है उसे अपनी सिंपल भाषा में समझना, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 1 मशीन लर्निंग टेक्निक्स का पार्ट 1,
ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। और इसके बाद अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जब भी मिल पाएगी नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स। और दोस्तों यूनिट 1 का पार्ट 2 जब भी आएगा, जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि बनाना है। ठीक है, ओके गाइज, बाय।